So that's how nudes get viral. जब स्टार्ट किया तो पता नहीं था क्या करना है कैसे, ना मेरे पास इंस्ट्रूमेंट थे ना इतने महंगे सॉफ्टवेयर। उसमें एक सॉफ्टवेयर ही आता है आपका 9 लाख का पर 1 ईयर। Subscription, यस 9 lakh per year. Damn. इट्स अ मोबाइल फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर। ये इजराइल का सॉफ्टवेयर है। Israel का. हाँ, Okay. इट कैन अनलॉक फोन्स, इट कैन रिट्रीव डेटा फ्रॉम डिवाइसेस। Okay. तो इस दुनिया में जितने डिवाइसेस बने हैं उनके डेटा को एक्वायर करना। जब से मैंने ये फ़ोन ख़रीदा है तो इसका जितना भी डेटा आज तक डिलीट हुआ है, फोटोज़ हैं, कॉल लॉग्स हैं, फॉरेंसिक्स सब में आ जाते हैं इसके डेटा। और जब आप कोई डेटा डिलीट करते हैं ना तो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो एक स्टोर रूम में चला जाता है। इट्स अ डेड स्टोर रूम। मैं भी मतलब अपने फ़ोन का कुछ भी डेटा रिट्रीव कर सकता हूँ या फिर मुझे इजराइल की मदद लगेगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं मार्केट में। That's why most of the criminals use iPhone. अगर मैं आपको एक फ़ोन ला के दूँ ओके कि क्रिमिनल का फ़ोन है, फर्स्ट इट इज़ एंड्रॉयड, तो आप प्रोसेस बताइए लाइन से कि आप कैसे इस पे काम करते हैं। अगर ये So hello everyone, welcome back to another episode of Chill Mizaz, and today we have Neeraj with us. He is expert in cyber forensics and a dear friend of mine. तो स्वागत है नीरज। थैंक यू सो मच अंकित। सो आज बहुत बढ़िया आज हम लोग काफ़ी क्रेजी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। हाँ रेडी हो आप? हाँ एकदम, बताइए। सबसे पहले आप बताइए साइबर फोरेंसिक्स क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा टर्म है जिसमें हमें फॉरेंसिक्स करने होते हैं। जैसे साइबर फॉरेंसिक्स इज अ काइंड ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक्स, राइट। तो जैसे डिजिटल एविडेंसेस होते हैं, डिजिटल डिवाइसेस होते हैं, जो क्रिमिनल के डिवाइसेस होते हैं, उनको एनालाइज करना, उनको इम्पाउंड करना, उनके अंदर क्या डेटा है, क्या इंक्रिमिनेटिंग डेटा है, वो निकालना, वही सब है फॉरेंसिक्स में। और क्या ही है। तो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ काम करते हो? हाँ, वेरियस एजेंसीज के साथ में काम कर रहा हूँ अभी। अच्छा, तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक कोर्स करना पड़ता है या फिर कुछ प्रोग्राम है? एनएफएससी से सर्टिफाइड होना पड़ता है और आपका बैकग्राउंड भी कंप्यूटर साइंस का होना चाहिए। वो दो फैक्टर बहुत क्रूशियल है। ओके, तो कितना टाइम हुआ आपको ये करते हुए? लगभग 10 से 11 साल का एक्सपीरियंस हो गया। 10-11 साल? हाँ। ओके, तो राइट आफ्टर कॉलेज यू स्टार्टेड दिस? हाँ, नहीं, कॉलेज टाइम से ही था मेरा कि मुझे करना है। पहले मैं सोचता नहीं हैकिंग कर लेता हूँ। हैकिंग? तो हाँ, ओके। दिल्ली में एक ग्रुप था, तो वो रेड हैट हुआ करते थे, तो उसमें हम 1-2 फ्रेंड्स वो ज्वाइन कर लिए। तो मैं वहाँ जब गया तो बेसिक सही था, कुछ खास नहीं था। वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल था। फिर मैं 1-2 हफ्ता करने के बाद मैं वापस आ गया। और नहीं, खुद से कुछ चीज़ों में स्कोप देखते इसमें क्या स्कोप है। फिर पता चला कि फॉरेंसिक्स बोल के भी कुछ है जो करनी चाहिए। तो मेरा बैकग्राउंड था भी पहले कि मुझे इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में। तो फिर मैंने कंप्यूटर साइंस किया, उसके बाद मैं सब चीज़ों में घुस गया, फिर खुद की कंपनी स्टार्ट की। बट इंडिया में इतना पॉपुलर है नहीं है, मतलब मैंने खुद पहली बार सुना। देखिए, ऐसा है कि ये धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, क्योंकि पहले ऐसा था ही नहीं कोई सिस्टम। पहले फॉरेंसिक का पैटर्न बहुत डिफरेंट था। पहले डेटा उठा के लेके चले आते थे, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं होता था, वहाँ ला के उसको एनालाइज किया जाता था। अब तो बहुत सारी सॉफ्टवेयर्स आ गई हैं मार्केट में, जैसे आपका सेलिब्राइट हो गया, ऑक्सीजन फॉरेंसिक्स हो गए, काफ़ी महंगे सॉफ्टवेयर आते हैं। तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर मोबाइल डिवाइसेस के लिए हैं, और भी बहुत सारी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हैं। तो व्हेन डिड यू स्टार्टेड वर्किंग विद गवर्नमेंट बॉडीज? 2014। ओके, कॉलेज के जस्ट बाद। पहली लीड कैसे मिली आपको? लीड एक्चुअली मुझे पहले एक डाटा के काम के लिए बुलाया गया था। अच्छा। तो एक डेटा मॉडलिंग का काम था। उसमें बहुत सारे डेटा को एक जगह कलेक्ट करके एनालाइज करना था। जैसे कोई डेटा होता है तो बहुत ह्यूज डेटा है, सपोज 1 TB 2 TB का डेटा है, तो उसको प्राइवेट टेबल में एक फ्रेम में लाना था उसको एनालिसिस करने के लिए। उसको सिंगल फ्रेम में लाना होता था, तो ये काम था मेरा। फिर 2-3 ऑफिसर्स थे जो देखते थे कि काम काफ़ी अच्छा करता है, तो और वहाँ पे 2-3 फॉरेंसिस्ट थे जो IBM के आते थे वहाँ से, जो डिपार्टमेंट को हायर करती थी बाहर से। उनसे मिलना होता था। उनसे आइडिया लेने के बाद मुझे आइडिया कि मुझे भी इस लाइन में आना चाहिए। फिर इंडिविजुअली इम्पैनल्ड हुआ मैं डिपार्टमेंट में। आई हैव वर्क मोर देन 6 to 7 years इन द डिपार्टमेंट एज अ फॉरेंसिस्ट। सर्चेस में जाना, डिपार्टमेंट्स के वेरियस स्पॉट्स पे जाना, और ये सब उसके बाद फिर एनालिसिस का काम। तो ये हमारा बेसिक इस तरीके का था। उसके बाद फिर 2 साल में UPSC करने चला गया। UPSC करने? दिल्ली चला गया ये था। क्या कहानी है? 2019 में मैं सोचा कि ठीक है फॉरेंसिक्स तो कर ही रहे हैं, बट होता नहीं कि मन में एक रहता है कि कर लेते हैं, अभी एज है तो। या पेरेंट्स का प्रेशर था? अब फैमिली का भी था वैसा कि अरे इस सेक्शन में तुम काम कर रहे हो तो कम से कम ट्राई तो करके देखो। अब कोलकाता से हो, राइट? यस। तो वहाँ भी इतना क्रेज है UPSC का?
हाँ है, वहाँ पे एक एप्टी प्लस बोल के कॉलेज है, हम्म। वो बेसिकली यूपीएससी का कोर्सेज कराता है, बट जैसा दिल्ली में ट्रेंड है यूपीएससी का, राजस्थान में वहाँ है, बिहार में है। हाँ, वो एक रेस फील होता है, वो कहीं नहीं फील होता है। ओके, पर स्टिल मतलब क्या फैक्टर था कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने आए? ऐसे एक एंथु था कि हाँ एक 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 पावर फील होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ऑफिसर्स के साथ काम कर करके तो एक लाइफस्टाइल देखते हो ना आप, तो हाँ, I लगता है should कि be the हाँ, boss। हाँ मुझे भी ऐसा होना चाहिए, तो वो फैक्टर था। फिर मैं वहाँ गया दिल्ली, बहुत सारे लोगों से मिला, तो वहाँ मेरे 2-4 फ्रेंड्स थे। एक मेरा फ्रेंड आईआईटी का वाजी राम में मिला मुझसे, उसका नाम अभिनव था, काफ़ी इंटेलिजेंट लड़का था। उसको देख के मैं, अभी हम कभी ग्रुप स्टडीज़ करते थे वैसे, तो अभी भी वो कर ही रहा है, उसका लास्ट अटेम्प्ट है आई थिंक। मैं क्विट कर दिया कोविड के बाद, मुझसे हो नहीं पाया, ओके। क्योंकि इसके लिए परसिवरेंस चाहिए। जो वहाँ पे आप जब जाएंगे ना, तो आपको लगेगा आप रेस से बाहर हो रहे हो। एक दिन न्यूज़पेपर फिर नहीं पढ़ पाए, अरे रेस से बाहर हो गए, तो एक मेंटल प्रेशर भी था ना, तो हर कोई नहीं झेल पाता, तो वैसा एक सीन था। तो 2 साल वहाँ मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, फिर ऑप्शनल के क्लासेस। 4 महीने तो ऑप्शनल क्लासेस में ही चलेगा कि सेलेक्ट क्या करना है। लास्ट में फिर मैं एंथ्रोपोलॉजी लिया मैंने, अच्छा। एंथ्रोपोलॉजी भी कंप्लीट किया। फिर सोचा कि नहीं, इसको शिफ्ट करते हैं। फिर कहीं ना कहीं कोई मोटिवेट कर, नहीं भाई इसमें ज़्यादा मिलता है, इसमें ज़्यादा स्कोरिंग है, ये ज़्यादा ऑप्शन। तो माइंड भटकता गया और नए लोग मिलते गए और कंफ्यूज होता गया। तो ऐसे मेरे 2-3 अटेम्प्ट वेस्ट बहुत हुए। तो फिर उसके बाद मैं सोचा कि नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। जो कोर इंटरेस्ट है, तो जो मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में कि कंप्यूटर्स लाइन में ही कुछ सोचते हैं, तो फॉरेंसिक्स था ही। तो आपने फिर कंपनी फाउंड की? हाँ, खुद की कंपनी फाउंड की। ओके, किस नाम से? क्यू फॉरेंसिक्स। हाँ। ओके, फ्रॉम एन एस्पिरेंट टू एंटरप्रेन्योर। अच्छा। तो तो हुआ क्या कि मैं वहाँ से जब दिल्ली से आया, तो हमारी एक्चुअली 2-3 कंपनीज तो पहले की हैं। अच्छा, तो पहले की मतलब फैमिली के हैं, कुछ मेरे भी हैं। ओके। तो मेरी एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी थी, तो बेसिकली मैं उस पर ध्यान नहीं देता था यूपीएससी से पहले। तो कैजुअली घर वाले इसको मैनेज कर रहे थे, मैं छोड़ ही दिया था। उसके बाद नहीं, मैं खुद का कुछ करता हूँ स्ट्रॉन्ग वाला। तो फिर मैंने स्टार्ट किया ये क्यूब। जब स्टार्ट किया तो पता नहीं था क्या करना है, कैसे। ना मेरे पास इंस्ट्रूमेंट थे, ना इतने महंगे सॉफ्टवेयर। उसमें एक सॉफ्टवेयर ही आता है आपका 9 लाख का फॉर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन। यस, 9 लाख पर ईयर? डैम। मैंने तो सबसे महंगा आज तक ट्विटर का लिया है, वो 13,000 नहीं आता है जैसे आपका एक्स का लिया 13,000 x.com हो गया ना वो। हाँ। तो राइट ब्लॉकर्स आ गए, पहले राइट ब्लॉकर का कंसेप्ट नहीं था। तो होता क्या इन सॉफ्टवेयर से? अब जैसे राइट ब्लॉकर, और जैसे एक सेलिब्राइट है, इट्स अ मोबाइल फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर। ये इजराइल का सॉफ्टवेयर है। इजराइल का? हाँ, इजराइल का सॉफ्टवेयर है। इट कैन अनलॉक फोन्स, इट कैन रिट्रीव डेटा फ्रॉम डिवाइसेस। ओके। तो इस दुनिया में जितने डिवाइसेस बने हैं, उनके डेटा को एक्वायर करना, और काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में उसका डैशबोर्ड आता है। ओके। अगर आपके फ़ोन का अगर बैकअप बन जाए सपोज, तो आपके फ़ोन का ईच एंड एवरी डिटेल, जो आप आपके है ना कि हम लोग कॉन्टैक्ट्स में जब हम कॉल करते हैं, तो जब स्क्रॉल करें लास्ट में एक एंड पॉइंट आ जाता है, 1 महीने 2 महीने का, तो हमें लगता है अरे कॉन्टैक्ट्स पता नहीं कहाँ चला गया। वो भी रहता है। 5 साल का डेटा, 10 साल का डेटा, वो आपको दिखता है। हिस्ट्रीज भी हमारी, हम लोग सोचते थे क्लियर कर दिया, हिस्ट्री कहाँ, हिस्ट्री भी दिखती है। और रेड मार्क करके साइड में आ जाता है, डिलीटेड है। तो बहुत सारे डेटाज आ जाते हैं। मुझे कुछ चीज़ें याद आ रही है। बट सीरियसली मतलब ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है? जैसे इजराइल का ये जो सॉफ्टवेयर है, तो ये लिटरली एग्जिस्ट करता है। आप सेलिब्राइट यूफेड आप गूगल पे सर्च करेंगे। जब से मैंने ये फ़ोन खरीदा है, तो इसका जितना भी डेटा आज तक डिलीट हुआ है, फोटोज हैं, कॉल लॉग्स हैं, सब में आ जाते हैं सारे डेटा। इतना डेटा जाता क्या है मतलब? एक्चुअली मैं आपको समझाता हूँ। डेटा इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। ओके। हम लोग क्लास में पहले पढ़ते थे कि यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी। आप इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके। तो इट्स अ बाइनरी फॉर्मेट। जैसे आपका कोई पिक्चर क्लिक करता है, तो वो पिक्सल्स नहीं होते हैं, वो जो हमें व्यू कर पाते, जो हम लोग देखते हैं, वो इज अ काइंड ऑफ बाइनरी लैंग्वेज। 01001, उसमें पिक्चर्स डिफाइन किए हुए कि 001 ये कोड जो है ये कलर डिफाइन करेगा। तो ईच एंड एवरीथिंग, जो भी चीज़ें बाइनरी कोड भी रन हुई, तो इट्स ये एक इलेक्ट्रिक फॉर्म में ही हो रही है ना, एनर्जी है तभी तो फॉर्म हो रही है। अब अगर आप डेटा डिलीट कर देते हैं, तो जैसे अब आपको 14 GB का, आप 16 GB का पेन ड्राइव लेते हैं, सिस्टम पे आप लगाओगे, कितने GB का डेटा मिलता है?
14 समथिंग का मिलता 14.3 है। उसमें रेस्ट ऑफ जो डेटा स्टोरेज होता है वो एक सॉफ्टवेयर खा जाता है, अच्छा इनबिल्ट सॉफ्टवेयर इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है। दैट सॉफ्टवेयर डिफाइंस कि वीडियोस कहाँ रखने हैं, इमेजेस कहाँ रखने हैं। आफ्टर डिलीशन नहीं, आफ्टर डिलीशन का भी पार्ट बता रहा हूँ आपको। अच्छा तो वो डिफाइंड, इट्स अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। तो वो पेन ड्राइव का ओएस है। जैसे मोबाइल में हमारा एक ओएस होता है, हाँ जी तो वैसे भी वो एक ओएस है पेन ड्राइव का, हार्ड ड्राइव्स का। वो डिफाइन करता है कि वीडियोस कहाँ रहेंगे, कौन से ब्लॉक में रहेंगे, इमेजेस कौन से ब्लॉक में रहेंगे, डॉक्यूमेंट्स कौन से ब्लॉक में रहेंगे। हमने सर्च किया कि आज मुझे सपोज मुझे कोई फाइल नेम याद है, मैंने बिल नंबर मारा या बिल है मेरा, कोई बिल सर्च किया, पीडीएफ पढ़ा किसी डॉक्यूमेंट में, वो हमें सर्च बॉक्स में आ जाता है सामने। तो एक्चुअली जैसे एक अलमीरा होता है, आप इनर गारमेंट्स कहीं और रखते हैं, जीन्स कहीं और रखते हैं, और ग्रूमिंग के किट्स कहीं और रखते हैं, तो वैसे ही इट्स अ काइंड ऑफ अलमीरा। ओके अब होता क्या है कि सपोज अब हमें कोई डेटा नहीं चाहिए, हमारे पास कुछ नहीं रहता, तो हम कहाँ फेंक देते हैं, स्टोर रूम में, स्टोरेज हाँ अनमैनेज्ड वे में चला जाता है। वैसे ही क्या होता है, जब आप कोई डेटा डिलीट करते हैं ना, तो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो एक स्टोर रूम में चला जाता है। इट्स अ डेड स्टोर रूम, जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं होता है, कोई एनर्जी फ्लो नहीं होती, तो लाइव नहीं है। वेन एवर यू रिकवर दैट डेटा, जब आप रिकवरी चलाते हैं या आप डेटा रिकवरी कर रहे हैं, तो फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर उस कोर पे चली जाती है। जैसे आपके घर में कुछ नहीं मिल रहा है, आपके अलमीरा में, तो आप स्टोर रूम में जाकर वहाँ फेंक तो नहीं दिया, या कचरे के डब्बे में देखते हैं बाई चांस कुछ, फिर उसको रिकवर करते हैं, तो थोड़ा गंदा हो जाता है। तो जब वो डेटा हमें मिलता है, जैसे हम लोग डेटा रिकवरी करते हैं, तो उस नेम फाइल नेम पे नहीं आता है, दैट इज कम विद अ डिफरेंट नेम। Okay. एक रैंडम सीरियल नंबर होता है, बट वो डेटा आ जाता है वापस। तो एज ए नॉर्मल सिटीजन मैं भी मतलब अपने फ़ोन का कुछ भी डेटा रिट्रीव कर सकता हूँ या फिर मुझे इसराइल की मदद लगेगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं मार्केट में जो आपको रियल टाइम करके देते हैं। आप बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, जब मैं वेरी फर्स्ट टाइम आई हैव स्टार्टेड माय कंपनी, तो मैं कुछ फ्री टूल्स को भी एक्सप्लोर किया था, जिसमें बहुत अच्छे हैं, 2-3 हैं अवेलेबल। जैसे एक रिकोवा है, वो काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, जो बिजनेस ओनर्स हैं जिनका डेटा लॉस हो जा रहा है, या जो एक आम आदमी है जिनका बाय मिस्टेकली सपोज किसी का मेमोरीज है, किसी हार्ड ड्राइव में, किसी पेन ड्राइव में डेटा करप्ट हो गया, आप फॉर्मेट कर लो। अगर वो रीडेबल फॉर्मेट में नहीं, अगर पेन ड्राइव डिटेक्ट नहीं कर, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। लेकिन अब डिटेक्ट कर रहा है, आपके फॉर्मेट हो गया बाई चांस, वो आप रिकोवा से रिकवर कर लीजिए। रिकोवा एक ऐसा RECUVA, गूगल में आपको फ्रीली अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है 5 साल 10 साल का डेटा आपको यूँ मिल जाएगा, अनटिल वो डेटा ओवरराइट नहीं होना चाहिए। मतलब आप जिस पेन ड्राइव से रिकवर करो, उसी पेन ड्राइव को डेस्टिनेशन नहीं बनाना है, तो आप दूसरे ड्राइव पे। तो इस दुनिया में आप 5 साल पुराना जो भी आप डेटा रखे होंगे उस पेन ड्राइव में, वो सारे डेटाज रिकवर हो जाएंगे। तो एक बार एक फ़ोटो क्लिक हो चुकी है वो डिलीट नहीं होती नहीं, कोई चांसेस ही नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि आप देखेंगे कि आजकल बहुत सारे इंटरनेट मार्केट्स में बहुत सारे वीडियोस आ जाते हैं, लोग सोचते हैं मेरे फ़ोन में तो डेटा था, मैं डिलीट कर दिया था, तो फ़ोन तो स्क्रैप कर देते हैं या फेंक देते हैं या किसी को बेच देते हैं। सामने वाला तो एक्सपर्ट रहता है ना, वो मेमोरी स्वैप कर लेगा। आजकल तो इजी हो गया, मेमोरी स्वैप करके निकाल ली, उसका डेटा रिकवर UEFI बॉक्स। इसी तरीके से वो वायरल होते हैं UEFI बॉक्स आता है। मैं आपको एक सॉफ्टवेयर एक मशीन आती है UEFI बॉक्स। अगर आपका डेटा फ़ोन टूट गया है, डैमेज हो गया है, और वो मतलब पूरी तरह से बेंड हो गया है, उसके अंदर से वो अगर वो प्रोसेसर बचा हुआ है, मेमोरी प्रोसेसर, वो UEFI बॉक्स में आप लगाएंगे, सारे डेटास आ जाएंगे। सो दैट्स हाउ न्यूड्स गेट वायरल। हाँ, ये कॉमन फैक्ट है, इसलिए लोगों के पर्सनल वीडियोस वायरल हो रहे हैं। अब लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे वायरल हो गया। अरे आप बाई चांस वो रिकॉर्ड के आप डिलीट करती हो, बट दैट इज समवेयर इनएक्टिव फॉर्म। तो है ना, वो एक तो इनएक्टिव फॉर्म में, जब उसको एक एक्टिव फॉर्म में लाया जाएगा, जैसे हम स्टोर रूम से डेटा उठा रहे हैं, उसको वापस पोंछ रहे हैं, साफ कर रहे हैं, तो वापस तो रखने लायक हो जा रहा है ना, तो वही है। तो इसे बचा कैसे जाए? लाइक तो देखिए, पासेस होते हैं, डिलीटेशन के पैटर्न्स होते हैं बहुत सारे। एक सिंगल डिलीटेशन इज नॉट डिफाइन कि आपका डेटा डिलीट हो गया। इसके मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं, जैसे मिलिट्री ग्रेड्स आते हैं, जैसे गटमैन पासेस 7 पासेस होते हैं, 32 पासेस होते हैं। जैसे मिलिट्री ग्रेड के जो जैसे फॉरेन में US में जैसे कैसा होता है, वहाँ पे जो सिस्टम्स यूज़ होते हैं जो आउटडेटेड हो गए, उनको ऐसे डंप नहीं किया जाता, उनको क्लीन किया जाता है। अच्छा, उनके हार्ड ड्राइव को क्लीन करके डिस्ट्रॉय किया जाता है, या अगर उनको टेंडर्स में भी निकालने हैं या बाहर भी निकालना, तो उनको क्लीन किया जाता है। तो वहाँ बहुत सारे मल्टीपासेस के हार्ड ड्राइव्स आते हैं, वो हार्डवेयर्स आते हैं जो उस हार्ड ड्राइव्स को क्लीन करते हैं 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, 12 टाइम्स।
वो डिलीटेशन का पैटर्न ब्लॉक बाय ब्लॉक डिलीट होता है। ठीक है। उसके बाद वो पूरा हार्ड ड्राइव क्लीन होता है। इन सिंगल टाइम आप सोचेंगे कि मेरा डेटा डिलीट हो गया। तो एज ए नॉर्मल सिटीजन अगर मैं किसी को अपना फ़ोन दे रहा हूँ तो फिर व्हाट शुड आई डू? मतलब क्या बेच रहे हैं कि दे रहे हैं यूज़ करने के लिए? बेच रहे हैं अच्छा आप तो अच्छा बेच रहे हैं तो बेसिक बहुत 2-4 ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। फ्री भी हैं, कुछ पेड भी हैं। जैसे उसमें एक वंडर शेयर का आता है। वंडर शेयर काफ़ी फेमस है बट इट्स नॉट अ फॉरेंसिक टूल। वो एक आम आदमी के लिए यूज़ में दिखाता है कि डाटा रिकवरी होती है। सम केसेस में होती है, सम केसेस में उतना ट्रूथफुल नहीं है लाइक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स। तो 4-5 हज़ार रुपये के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आ जाएगा, उससे इरेज कर लीजिए। अगर आप आईफोन यूज़र हैं तब आपके लिए प्रॉब्लम बड़ी है। अच्छा। हाँ, एंड्रॉयड में तो ठीक है, एंड्रॉयड में रूट कर लेगा तो डेटा आ जाता है। आईफोन में जल्दी डेटा डिलीट नहीं होता। अच्छा, डिलीट होता ही नहीं है? मतलब डिलीट हो जाता है। रिकवरी के तो वेरियस प्रोसेसेस है ना, लैब है। अब अगर लैब में चला गया तो लैब में बहुत सारे पैटर्न्स हैं और लैब अपने वेरियस मोड्स के थ्रू डेटा, जैसे सुशांत सिंह का फ़ोन, सुशांत सिंह का जो केसेस था उसमें बहुत सारे जो चैट्स व्हाट्सएप जो डिलीटेड थे रिकवर हुए थे। तो जो पैटर्न है रिकवरी का आईफोन का बहुत डिफरेंट है। उसको इरेज करना है तो एक सबसे सिंपलेस्ट वे में बताता हूँ कि आईट्यून्स का सॉफ्टवेयर आता है डिफ़ॉल्ट, आईट्यून एप्पल ही देती है। ठीक है। अपने फ़ोन को DFU मोड में लगाना है, मतलब पावर बटन दबाना और डायरेक्ट चार्ज लगाना। शट डाउन करके पावर बटन दबा के चार्ज में लगाएंगे तो एक रिकवरी मोड में आ जाएगा। अच्छा। नाउ आईट्यून्स बोलेगा इसको वे रिस्टोर करना है कि अपडेट करना है, तो अपडेट एंड रिस्टोर का ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। एक नया सॉफ्टवेयर आएगा, एक लेटेस्ट सॉफ्टवेयर सेम ही रहेगा, वो पूरे सिस्टम पे रिस्टोर होगा। अच्छा। जो पुराना ओएस है, पुराने ओएस में जो कीज़ हैं जिससे फ़ोन एक्चुअली इंक्रिप्शन है ना, आईफोन तो इंक्रिप्शन पे काम कर रहा है, जिससे उसमें सिक्योर एनक्लेव है। आपको पता है सिक्योर एनक्लेव क्या है? नहीं। आईफोन में जैसे एक सॉफ्टवेयर होता है जो जैसे वॉल्ट होते हैं, तो वॉल्ट हमारे डेटा को सिक्योर करता है, तो बट सॉफ्टवेयर हर जगह सिक्योर नहीं करेगा। तो आईफोन क्या है कि डेडिकेटेड चिप लगा दिया है, उस डेडिकेटेड चिप को बोलते हैं सिक्योर एनक्लेव। दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी। अच्छा। हाँ, अगर आपके पेन ड्राइव से, अगर आपके USB से, अभी एक हुक जैक, एक USB केबल आता है, आप कहीं भी आपका USB केबल लगा दिया, आप सिर्फ ट्रस्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सारे इमेजेस वीडियोस उस पेन ड्राइव उस डाटा केबल के थ्रू चले जाएंगे। अच्छा। हाँ, ओके। अभी eBay में था, मैं लास्ट टाइम देखा, अभी तो नहीं दिख रहा है वो प्रोडक्ट। तो ऐसे बहुत सारे हैकिंग USB केबल्स आते हैं, वो डेटा बस कॉपी करने का काम आता है। आपकी USB आप लगाओगे तो चार्ज समझ के डेटा कॉपी हो जाएगा। तो सिक्योर एनक्लेव क्या करता है कि कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं देता है। 2 मोड्स होते हैं, AFU और BFU। एक होता है आफ्टर अनलॉक, एक होता है बिफोर अनलॉक। जो बिफोर अनलॉक होता है वो काफ़ी सिक्योर होता है। समझाऊं कैसे? हाँ समझाओ। वही मैं सोच रहा था कि थोड़ा बाउंसर जा रहा है। प्लीज थोड़ा सा लेमन टर्म्स में थोड़ा सा लेंदी ना हो जाए। हाँ, थोड़ा लेमन टर्म्स में समझाइए, एक आम आदमी को समझाइए कि उसका सिक्योर एनक्लेव करता है क्या। आईफोन इतना सिक्योर है। AFU होता है आफ्टर अनलॉक, मतलब जब हम लोग फोन खोल लेते हैं, जब आप अपने फोन को अनलॉक करते हैं फर्स्ट स्टार्ट के बाद, जैसे फोन आपने चालू किया तो पासवर्ड मांगता है, फेस आईडी से नहीं खुलता। जब वो फोन खुल गया उसके बाद वो हो गया आफ्टर अनलॉक, तो उसका इंक्रिप्शन पैटर्न डिफरेंट है। अच्छा। अब उस पे क्या है कि अब आपके फोन लॉक होने के बावजूद नोटिफिकेशंस दिखेंगे ऊपर में। ठीक है। हाँ। लेकिन BFU रहेगा, बिफोर अनलॉक रहेगा। जैसे आपने फोन चालू किया तो आपको कोई नोटिफिकेशन सामने नहीं है। अच्छा। इवन कॉल का नोटिफिकेशन सामने नहीं है। सिर्फ कॉल में नॉर्मल कॉल्स आते हैं, व्हाट्सएप कॉल्स आएंगे तो नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा। अच्छा। ओके। क्योंकि फर्स्ट वो सारे डेटा को इंक्रिप्ट करके रखा है। जैसे आप फर्स्ट अनलॉक खोल देते हो उसके बाद से आप सारे डेटा वो एक नॉर्मल इंक्रिप्शन पे आ जाते हैं। तो आईफोन में ये फीचर ये सिक्योर एनक्लेव। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल्स यूज आईफोन। हाँ, बहुत सारे आई एम अज्यूमिंग कि एक बहुत बड़ा केस हुआ था। ठीक है। मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है। बट उनका फ़ोन भी नहीं खुला था। अच्छा। दैट इज़ बिकॉज ऑफ BFU। ओके। BFU अगर AFU है तो खुल जाएगा। AFU होता तो काफ़ी प्रॉब्लम, क्योंकि इंक्रिप्शन लेवल यूज़ होते हैं। इंक्रिप्शन जैसे हम लोग वाईफाई यूज़ करते हैं, तो वाईफाई में 2 टाइप का इंक्रिप्शन होता है। एक होता है 256 SH, 128 बिट होता है। ये क्या होता है दोनों में? तो इंक्रिप्शन पहले 128 बिट आता था, दैट इज हैकेबल।
मतलब वो इंक्रिप्शन तोड़ा जा सकता है। पहले वाईफाई बहुत हैक होते थे, तो फिर आ गया AES इंक्रिप्शन आ गया। इट्स एन एडवांस लेवल ऑफ इंक्रिप्शन। इसमें क्या होता है कि एक नोटपैड लीजिए और उसमें तब तक लिखते जाइए जब तक 25 kbs ना हो जाए, 256 kbs ना हो जाए, ठीक है। उतना लंबा की होता है, उसका एक रैंडम पासवर्ड बनता है, दैट इज कॉल्ड 256 AES इंक्रिप्शन। और उसको क्रैक करने के लिए यू नीड मोर देन इयर्स। ओके। अभी ऐसा एल्गोरिदम अभी आया नहीं है। तो मतलब आपके जो भी ऑथेंटिकेटर काम करते हैं सारे उसी इंक्रिप्शन पे काम। तो BFU अनलॉक नहीं हो सकता? नहीं, BFU के चांसेस बहुत रेयर है। अगर मैं आपको एक फ़ोन ला के दूँ ओके कि क्रिमिनल का फ़ोन है, फर्स्ट इट इज़ एंड्रॉयड, तो आप प्रोसेस बताइए लाइन से कि आप कैसे इस पे काम करते हैं। अगर ये फ़ोन अगर हमारे पास आता है तो वी हैव सॉफ्टवेयर, ओके, लगाना है, अनलॉक्स हो जाते हैं। इसके अनलॉक्स प्रीमियम अनलॉक्स आते हैं, आपको पे करना पड़ता है। तो सेलिब्राइट वाले जो हैं आपको रिमोट एक्सेस लेंगे और बाय एनी अदर वे, क्लाउड वे में, एक क्वांटम लिंक उनका एक डिवाइस आता है। एक क्वांटम लिंक इतना छोटा बॉक्स होता है, उसमें आप कनेक्ट करेंगे तो आपका फ़ोन अनलॉक का प्रोसीजर चालू हो जाता है। इट टेक्स हार्डली 4 to 3 hours। वो उसको गैस करके अनलॉक कर देता है, रैंडम ब्रूट फोर्स बोलते हैं, रैंडम पासवर्ड यूज़ करके। खुल गया फ़ोन, खुल गया। फिर उसके बाद कैसे काम कर रहा है? मतलब अगर मैं सोचूं कि एक रैंडम पासवर्ड भी जनरेट हो रहा है तो सारे ट्राई करता है। सेट ऑफ पासवर्ड, ब्रूट फोर्स आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा ब्रूट फोर्स में एक पासवर्ड लिस्ट होता है। अच्छा। जो हैकर्स यूज़ करते हैं वेबसाइट के लॉगिन को हैक करने के लिए, फेसबुक को हैक करने के लिए। वो क्या करते हैं कि A to Z तक का रैंडम कोड होता है, 4 डिजिट का वर्ड्स का पासवर्ड, 9 डिजिट्स का, 8 डिजिट्स का। उसके बाद नीचे पासवर्ड लिस्ट के नीचे फिर ये होते हैं स्पेशल, क्या बोलते हैं, सिम्बल्स। उसके बाद आते हैं नंबर्स। अब इन सारे कॉम्बिनेशंस को 1 by 1 यूज़ करता रहता है और पासवर्ड में यूज़ करता रहता है। तो जैसे हम आजकल नॉर्मली आता है, जैसे मैं अगर मेल आईडी बना रहा हूँ तो वो देखता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, वीक पासवर्ड, जैसे एनालिसिस आता है साइड में कि आप सिंबल्स यूज़ करते हैं, फिर कैपिटल लेटर, फिर स्मॉल लेटर, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स, तो दैट वर्क्स। सिमिलरली जगह तो हम ही लोग दे रहे हैं, क्योंकि आजकल के टाइम में ऐसा कि आप लॉगिन कर रहे हैं, हाँ, पासवर्ड बना रहे हैं, डिवाइस में पासवर्ड सेव रह रहा है। हाँ, गूगल पे ही सेव हो जाता है। अब तो आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं, हाँ, क्रोम में कुकीज़ आ रही है। अरे यार, कभी कभी कोई किसी अच्छे वेबसाइट पे चले गए तो वहाँ से बोलता है एसेंशियल कुकीज़ का एक्सेप्ट करो, नहीं तो आपको आगे परमिशन मिलेगी नहीं। बंदा कर देता है। तो कुकीज़ क्या करता है, जो ब्राउजर में सेव पासवर्ड्स उसको ले लेता है। नाउ यू आर नॉट सेफ। आप बताइए। तो अब दूसरा, और एक ट्रस्टेड ब्राउजर का भी एक पैटर्न आ जाता है कि आपका जो आजकल मैक एड्रेस कॉमन हो गया, लोग मैक एड्रेस स्पूफ कर लेते हैं, तो वो जो पासवर्ड तो सामने वाले को मिल गया, लॉगिन कर ही लेगा। वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी चाहिए, MFA कहते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अच्छा, ठीक है। नो मैटर कि आप 4 डिजिट का ही पासवर्ड रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी रखिए। अच्छा, ऑथेंटिकेशन काइंड ऑफ। हाँ, एक ऑथेंटिकेशन रखिए, 256 SH का है, हो गया, कोई कर ही नहीं पाएगा। अच्छा, कमिंग बैक टू दैट प्रोसेस, तो आपके पास फ़ोन आया, आपने अनलॉक कर दिया, अब डेटा रिट्रीव कैसे होगा? डेटा वो जैसे सॉफ्टवेयर में हम लोग कनेक्ट करते हैं सेलिब्राइट में, उसमें ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो डेटा बोलता है फुल फाइल सिस्टम। फुल फाइल सिस्टम किया तो उसमें जो भी डेटा है, एनीथिंग, फुल फाइल सिस्टम मतलब स्टोरेज में जितना हो जाए सारा उसको एक अपने एक फॉर्मेट में ले लेता है। उसके बाद उसका एक बैकअप जनरेट हो जाता है, उसका एक हैश वैल्यू जनरेट हो जाता है। दैट इज ए इंटीग्रिटी ऑफ द एविडेंस। ओके। अगर उसमें एक डेटा चेंज होगा ना तो हैश वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो वो एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर में। जो मार्केट में जो ऐसे मैं बता, जो टूल्स हैं, दे विल नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ हैश वैल्यू और समथिंग एल्स। तो इससे ये होता है कि इस डिवाइस में कुछ छेड़खानी नहीं हुई है और वही कोड में आगे जाके प्रोड्यूस होता है। ओके, तो ये और इजराइल के जो आप सॉफ्टवेयर बता रहे थे, हाँ, सेलिब्राइट, ये अभी वर्ल्ड में नंबर 1 पे चल रहा है। नंबर 1, तो इजराइल इतना आगे क्या टेक में? हाँ, बहुत ज़्यादा आगे है। अभी तो रिसेंट केस आपने सुना ही है पेजर का यार, मतलब आई वाज लाइक, हाँ, ये काफ़ी यूनिक केस था। क्या हुआ? इसके बारे में पढ़ा था। अच्छा, कि जो क्रिमिनल्स हैं, जो वहाँ के टेररिस्ट हैं, हाँ, तो दे यूजुअली इंपोर्ट फ्रॉम अ कंपनी फ्रॉम वियतनाम बोल रहा हूँ, क्या ना, ताइवान ही बनाता है, इसका मैन्युफैक्चरर है। तो इन्होंने एक कंपनी फॉर्म की वहाँ पे, बेस्ड ऑन माय रिसर्च। तो अब ये उसका एक सब्सिडरी कंपनी बन के इनको ऑफर करता है कि हमारे पास पेजेस अवेलेबल हैं, और वो पेजेस उनको प्रोवाइड करते हैं। पेजर में एक एक्स्ट्रा लॉजिक लगाते हैं
हार्डवेयर जो ट्रिक करता है, एक ट्रिक करेगा और वो जो उसके अंदर जो लिथियम आयन का जो बैटरी है वो ब्लास्ट कर जाएगा। तो ये सिनेरियो था और हो सकता है उसमें बहुत सारी चीज़ें हों। तो अब क्या हुआ कि वो पेजर चला गया। अब इनको पता है कि कब क्या करना है, तो एक रैंडम कोड भेजा, सारे डिवाइसेस एक्टिवेट हो गए, ब्लास्ट हो गए, बूम। तो ये सिनेरियो था। एंड टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो इंडिया में फोरेंसिक्स का क्या सीन है? अभी तो एक तरीके से देखिए अगर, तो फोरेंसिक्स इवॉल्व हो रही है इंडिया में, बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता नहीं है। अब जैसे क्या होता है कि मेरा एक एक्सपीरियंस एक सर्च में रहा है, इट्स अ वेरी बिग पॉलिटिकल केस। ओके। यूपी का था, नाम नहीं ले पाऊंगा फिर से। तो वहाँ पे हम लोग थे, तो वहाँ एक एनएफएससी का बंदा है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, बट एक्सपीरियंस जो होता है कि अगर ऐसा नहीं कि ये डिवाइस आपके पास है तो ये एकदम स्ट्रक्चर्ड कंडीशन में, एकदम परफेक्ट कंडीशन में आपने यूएसबी लगाया, डेटा बैकअप हो गया, काम खत्म, नहीं होता है। जो बंदा वो 4 साल से फ़ोन यूज़ कर रहा है, उस फ़ोन में उसका यूएसबी का पिन खराब है, किसी में वो नया अपडेट आ गया सॉफ्टवेयर का तो डिबगिंग को इनेबल नहीं कर रहा है, तो वो तो आप स्पॉट पे जाने के बाद, आपका एक्सपीरियंस गेन करने के बाद होता है कि आप कहीं पुराना फ़ोन मिल गया, ये फील्ड में पुराना फ़ोन तो होगा नहीं, आप कैसे करेंगे? तो सारी आपकी एक्सपीरियंस मैटर करती हैं। तो स्ट्रक्चर अभी ऐसा है कि बहुत सारी फॉरेंसिक कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज इवॉल्व हुई हैं और काफ़ी अच्छा सर्विसेज मैं भी देखा हूँ कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके साथ मैं काम भी किया हूँ, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं अभी। लेकिन अभी भी वैसा स्कोप, जैसे अभी आजकल के टाइम में इंडिया में, जैसे फॉरेन फॉरेंसिक्स में फराडे बैग यूज़ होता है एज एविडेंस को कलेक्शन करने के लिए। क्या होता है फराडे बैग? फराडे बैग एक तरह का एंटी स्टैटिक बैग है। जैसे हमारे बॉडी में एक एंटी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, आप जैसे कुछ रगड़ते हैं, टच करते हैं तो आपको झटका मिलता है। तो इट्स 5000 वोल्ट फॉर अ नैनो सेकेंड। ओके। ह्यूमन कैरी करता है अपनी बॉडी के ऊपर, या कोई भी ऐसा मटेरियल जो एंटी स्टैटिक एक्सेप्ट करता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो अब क्या है कि कोई हार्ड ड्राइव, नैनो कंपोनेंट्स हैं, उसमें माइक्रो मिली एम्प्स यूज होता है, मतलब उसका वोल्टेज 3 वोल्ट होगा या 1.5 वोल्ट होगा। अब माइक्रो मिली एम्प्स को हार्ड ड्राइव को ऐसे बस रैप करके रख दिए इंडिया में। हाँ, अगर बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स क्या हुए हैं, मतलब अब रैप कर दिए, अगर वो स्टैटिकली चार्ज होगा कंपोनेंट डैमेज हो जाता है। मेरे साथ हुआ है ऐसा। अच्छा। हाँ, कि ड्राइव डेड ही आया है, तो मुझे लगा डेड ही हो सकता है। अब तो सीज होके आया, लेकिन वो पैक्ड था। फ्राइडे बैग में क्या है, वो स्टैटिक का जो पार्ट है एंटी स्टैटिक, वो नहीं होता। अच्छा। वो रेडिएशन, सपोज कोई फ़ोन है, अगर आपका ही फ़ोन है, मैंने उठाया, उसको पावर ऑफ किया और मैंने एक एविडेंस में डाल दिया उसको पैक करके, बाई चांस एविडेंस को यूज़ करते करते गलती से क्लिक हो गया पावर बटन, ये चालू हो गया तो आप नेटवर्क कनेक्शन में आ गए। तो अब अगले वाले को जैसे जैसे फ़ोन चालू होता है या वो कॉल करेगा, रिंग हो रहा है, तो कुछ भी कर सकता है ना। फ़ोन तो आपका भले सील, आपको तो लग रहा है फ़ोन सीज है, लेकिन फ़ोन अंदर से तो एक्टिव है। और एक नॉर्मल से मार्किंग के कपड़े में आप लपेट के उसको पैक कर दिए और पेपर से रैप कर दिए, बाहर से कोई एक्सेस कर सकता है, बाहर से एक्सेस कर सकता है। तो उससे क्या होगा कि बाई चांस कोई व्हाट्सएप रिमोट एक्सेस में होता है ना, व्हाट्सएप डे रजिस्टर कर लेते हैं या गूगल से लॉस्ट कर देंगे तो डेटा इरेज हो जाता है फ़ोन में। अच्छा। हाँ, आपके फ़ोन में भी जैसे गूगल है ना, तो जीमेल लॉगिन रहता है, वहाँ पे लॉस्ट फ़ोन करने से ना, फ़ोन अगर जैसे नेट पे आएगा, नेट कनेक्टिव ऑटोमेटिक इरेज हो जाएगा। ओके। ठीक। तो एंटी स्टैटिक वो जो फराडे बैग है, जैसे फराडे बैग आप उसमें अगर फ़ोन डालते हैं, अगर चालू भी हो जाता है, उसमें नेटवर्क नहीं आएगा, तो वो जैम कर देता है डेटा। हाँ, डेटा जैम कर देता है। क्योंकि उसमें एक तरह का लेयर आता है कॉपर जिंक का फैब्रिक, तो जो नेटवर्क को ब्लॉक कर देता है, नेटवर्क को RFID कोई भी रेडिएशन से पूरी तरीके से उसको ब्लॉक करके पैक कर देता है, जैम कर देता है। कितने का आता है फराडे बैग? एक छोटा है फ़ोन का फराडे बैग लगभग 800 के आसपास आता है। बस 800 का? हाँ, एक छोटा सा बैग, बड़ा लेने जाएंगे 1500-2000 का आता है। स्टिल यार इतना महंगा नहीं है, मतलब अगर हम इतने बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या फिर एक इम्पोर्टेंट केस है, तो आई थिंक इतने पैसे हम खर्च कर सकते हैं। मैन्युफैक्चर्स भी नहीं है ना इंडिया में। ओके। बाहर से एक्सपोर्ट कर, बाहर से, हाँ, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ सकता है। जैसे आप import, हाँ, बाहर से आपको फराडे बैग बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे eBay वगैरह में भी मिल जाएंगे आपको, और अलीबाबा में भी आपको मिले। इंडिया में बहुत कम है, तो अवेलेबिलिटी भी एक फैक्टर है। अब मान लीजिए मुझे रखना iPad, लेकिन मेरे पास फ़ोन का ही फराडे बैग है,
तो मुझे प्रॉब्लम है ना। एंड टॉकिंग अबाउट टेक पार्ट, मतलब जैसे इसराइल का एक सॉफ्टवेयर है, तो इंडिया ने ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए हैं? टिल अभी तक तो कुछ नहीं। क्यों? आइडिया नहीं है मुझे कि अभी तो बेसिकली जब भी हमें टेंडर्स में बुलाया जाता है तो पहला टारगेट रहता है कि यूफेड है कि नहीं, ऑक्सीजन है कि नहीं। तो अभी तक तो जो लेवल पे काम हो रहा है तो टॉप में तो यही है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने आज तक तो कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ किया नहीं। बट यार कोई इंडियन डेवलपर अगर ऐसे कुछ डेवलप करे तो काफ़ी अच्छा स्कोप है ये, तो ये काफ़ी अच्छा स्कोप बन सकता है अगर कोई इंडिया डेवलपर इसको डेवलप कर दे। लेकिन अप टू द मार्क होना चाहिए ना। उस लेवल का सॉफ्टवेयर जो आप बता रहे हो कि इट कैन क्लियर इमेज ऑफ, लाइक किस लेवल तक काम कर सकता है वो? क्या यूफेड जो इसराइल वाला सॉफ्टवेयर है ये इवन ऐसा है कि आपका जियो लोकेशन तक बता सकता है कि उस जियो लोकेशन में आप कहाँ थे, अच्छा, आज से 10 साल पहले कहाँ थे। जब अगर 10 साल तक वो फ़ोन आप यूज़ किए तो वहाँ तक बता दे, आपकी हिस्ट्री से लेकर सारे मेटा डेटा, ईच एंड एवरीथिंग थंब तक रखता है वो। अच्छा, सारे फुटप्रिंट्स मिल जाएंगे आपको, एक डायरेक्ट फॉर्म में आ जाएगा। कौन से चैट्स है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप्स हैं, वेरियस डेटास। उसको आपको एनालाइज करना, एनालिस्ट बैठेगा, एक एक डेटा फ्रेम करेगा, अच्छा यहाँ पे है, अच्छा यहाँ पे है। इवन एक केस में एक एनालिस्ट ने लैंड माफिया को भी क्रैक किया था। जैसे कि बहुत सारे डीड्स मिले थे, तो बहुत सारे डिलीटेड डीड्स थे। तो अब ऐसा था कि उसमें ना ट्रेलिंग हो जाती है, कोई लैंड उस पर उसके नाम पे नहीं, लैंड थर्ड पार्टी को सेल हो गई है। अब कोई गिफ्ट डीड कर रहा है, किसी और के नाम पे दे दे रहा है डीड बना के। अब वो उसके फैमिली मेम्बर है नहीं, थर्ड पार्टी है, जिंदा है, तो उसको पता है कि फैमिली को क्लेम करने वाला है नहीं, तो उसके नाम पे नकली डीड बन गई। अच्छा, ये होता था। यानी फोरेंसिक से ऐसे केस सॉल्व हुए? हाँ, तो ऐसे फॉरेंसिक्स में से बहुत सारे बेनामी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, तो ये जैसे फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर से बहुत काम करते हैं चीज़ें। तो आपने कभी एप्पल का, कमिंग बैक टू एप्पल फोन, आपने अनलॉक किया है कभी एंड कभी डेटा रिट्रीव किया हो? डेटा रिट्रीव जैसे आईफोन लाके दो में का मैंने एक बार किया है। अच्छा, उसमें कुछ डेटास थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, इमेजेस डिलीटेड हो गए थे, वीडियोस डिलीट हो गए थे, तो मैंने रिकवर किया अपने लिए। अपने लिए? अच्छा, वैसे केसेस आए नहीं, डेटा एक व्हाट्सएप का केस आया था, तो व्हाट्सएप रिकवर हो गया था। इसके सारे डेटा। तो नीरज, ये तो हम फिजिकल एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको फ़ोन फिजिकली ला कर दिया, बट अब वर्चुअली किसी का डेटा मतलब एक्सेस ले सकते हो या फिर हैक कर सकते हो? वर्चुअली एक तो लीगली भी नहीं है, बट कर सकते हैं नहीं? अब फिजिकल एक्सेस तो चाहिए। अगर इफ़ यू वांट टू हैक एनीवन्स फोन फुल्ली हैक, एटलीस्ट 2 मिनट के लिए तो फिजिकल एक्सेस चाहिए। ठीक है, क्योंकि परमिशंस चाहिए। एक सॉफ्टवेयर आप अपने किसी पोर्ट पे बना के, आईपी पे बना के रखे हो, आईपी आपने डाला, रन किया, आपका एक छोटा सा पेज खुल गया, वहाँ से आप डाउनलोड कर लिए, क्लिक किया, इंस्टॉल किया, 2-2 सेकंड लगा, ये हो गया, खत्म। अब कहीं नहीं दिखे, स्टेल्थ मोड में काम कर रहा है अभी भी, और आपके सारे की लॉग्स बता रहे हैं क्या टाइप कर रहे हो, क्या मैसेज कर रहे हो, बैंकिंग पासवर्ड्स क्या दे रहे हो। इवन जो कुकीज़ हैं हमारे ब्राउज़र में, क्रेडिट कार्ड का डेटा ब्लैक मार्केट में सेल होता है बॉस। तो फिजिकल एक्सेस चाहिए फ़ोन का? हाँ, एंड वर्चुअली पॉसिबल है। आप कोई आपको लिंक दे दिया, कोई आईपी दे दी, वहाँ से कोई कुकीज़ डाउनलोड, कोई स्क्रिप्ट डाउनलोड हो गया, छोटा सा काम हो गया। रैंसमवेयर क्या करता है, आपके एक्सेस की तो ज़रूरत नहीं है उसे, उसको ऐसा फ्रेम किया गया है कि आपके मेल पे आए, आपने उसको क्लिक किया, क्लिक करते वो फैल गया, बस फैला तो उसने ऐसा कोड बनाया हुआ है कि उस लैंड से जितने कनेक्टेड 100 पीसेज उसमें घुस जाएगा वो, और घुसते ही वो उसका सबसे पहला टारगेट है डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, डेटाबेसेस कहाँ, उसको इनक्रिप्ट करना स्टार्ट कर देगा। ओके, टॉकिंग अबाउट दी साइबर क्राइम्स, ये साइबर स्कैम्स आजकल काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो जैसे कि एक तो ये आपने बताया कि फिजिकल एक्सेस चाहिए, तो ऐसा तो मैं सोच रहा हूँ कि जैसे नॉर्मली पीपल आस्क कि फ़ोन करने के लिए फ़ोन मांगते हैं तो इट टेक्स 2 मिनट टू इम्प्लांट एनी सॉफ्टवेयर। या डेफिनेटली, बेसिकली नहीं भी देना चाहिए अपना फ़ोन किसी को भी। ओके, नाउ इन दीज डेज योर फोन इज़ योर आइडेंटिटी। तो अगर आप किसी को फ़ोन देते हैं, कोई कहीं किसी और को फ़ोन लगा देता है, हो सकता है आप अच्छे के लिए दे रहे हो, वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए आपका फ़ोन यूज़ कर ले रहा है। किडनैपिंग हो रही है, कहीं किसी से हो रही है, वो बोला अभी 2 मिनट मुझे कॉल करना है, वो किसी को अपने एक इंस्ट्रक्शन देने के लिए आपका फ़ोन इस्तेमाल, आप तो फंस जाओगे। तो सिर्फ यही एक पार्ट नहीं है, अभी तो बहुत सारे फेक डिजिटल अरेस्ट वाले केसेस भी, स्कैम्स आ रहे हैं, वहाँ पे भी यही सारे केसेस हैं कि आपका नंबर बिक रहा है मार्केट में,
ट्रू कॉलर तो बेच ही रहा है, मार्केट तो सेल होता है ना तो डेटा। जो हमें रैंडम मैसेजेस आते हैं, एसएमएस आते हैं, मेल्स आते हैं, ये तो सारे थर्ड पार्टीज, बहुत सारी इलीगल एजेंसीज हैं ना जो आपके डेटा को सेल कर रहे हैं। अच्छा कोई भी आप ऐप रैंडम डाउनलोड कर ले रहे हैं, एक तो हो गया कि इंस्टाग्राम पे कुछ देखा, अच्छा हाँ अच्छा रिकमेंडेशन है, डाउनलोड कर लिया। ये नहीं देखे कि वो कहाँ, अब सपोज कोई थर्ड पर्सन टिंडर ऐप है या कोई भी ट्रू कॉलर ही है, ट्रू कॉलर सारे कॉन्टैक्ट्स को सिंक करता है और स्पैम आने, कभी आप नोटिस कीजिएगा, आप ट्रू कॉलर इंस्टॉल किए उसके बाद आपको स्पैम कॉल्स आने लगे बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्पैम कॉल्स आएंगे, फिर आपको ब्लॉक करने के लिए प्रीमियम लेना पड़ता है। आप प्रीमियम लोगे तो ब्लॉक होता है कुछ कॉल्स, लेकिन बहुत कम ही होता है। तो एक्चुअली एप्स यूजुअली रीड योर डेटा कि आपके क्रेडिट कार्ड में कितने का लोन चल रहा है, आपका सिविल स्कोर क्या चल रहा है, फिर उस हिसाब से आपको क्रेडिट कार्ड वाले के पास आपका डेटा भेज दिया जाएगा। अब क्रेडिट कार्ड वाले आप पूछेंगे सर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, सर अप्रूव्ड है, आपका प्री अप्रूव्ड लोन है, कैसे पता चल रहा है? वी डोंट इवन रियलाइज दिस थिंग्स इन अ डे टू डे डेटा लाइफ। हम ही लोग दे रहे हैं। कोई बोलता है आप गए सुपरमार्केट गए, कुछ आप खरीदना है, आपको खरीद रहे हैं, आप खरीदे सॉक्स, खरीदे जिलेट का शेविंग, खरीदे बढ़िया ब्रांड का कुछ खरीदे, आपसे नंबर मांगेंगे, नंबर दे दिए डेटाबेस ने, नंबर भी। अब उससे पर्सनलाइज मैसेजेस आपको आने लगेंगे। अब क्या है सर, बिग बाजार में ये ऑफर चल रहा है, ये ले लीजिए, सर ये ऑफर चल रहा है, ये ले लीजिए। नॉर्मली भी जब हम थर्ड पार्टी एप्स डाउनलोड करते हैं, जो फटाफट से 3 चीज़ें मांगते हैं, एक्सेस लोकेशन, एक्सेस स्टोरेज, एक्सेस, एंड सडनली वी से यस यस टू यूज दैट ऐप। सो व्हाट इज दैट, मतलब वहाँ से भी मेरा डेटा जा रहा है। बेसिकली अगर आपको ऐप यूज़ करना है, मेरा एक बेसिक टर्म है कि अगर जिस ऐप का कोई पर्पज़ नहीं है कि उसको स्टोरेज का कोई एक्सेस का दरकार ही नहीं है या ज़रूरी नहीं है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो उसको हम परमिशन क्यों दें स्टोरेज का? फिर चलता नहीं है ना वो। हाँ, लेकिन अगर वो ज़रूरी नहीं है तो फिर देने का कोई पर्पज़ नहीं होता, फिर भी वो लोग मांगते हैं। क्यों? क्योंकि आपका स्टोरेज का डेटा चाहिए। आपका स्टोरेज का डेटा बिकता है। आप कोई स्क्रीनशॉट लेके रखे हो अपने फ़ोन में, कोई जूते का स्क्रीनशॉट लेके रखे हो आप, वो रीड हो जाएगा, आपको पर्सनलाइज ऐड आने लगेंगे। इसे बचा कैसे जाए? व्हाट इज द सॉल्यूशन? मेरा कहना है कि जितने लेस रिसोर्सेज ऐप्स रखें बेटर है। या इससे बेटर नोकिया 250 पे आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए बेसिकली अगर फ्लाइट्स बुक करने हैं तो आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। ट्रू कॉलर का तो सब्स्टिट्यूट नहीं है आपके पास कोई, तो आप कुछ कर नहीं सकते, आपको रखना ही है। मैं तो नहीं रखता हूँ, अभी मैं बहुत फ्री हूँ, जब से नहीं रख रहा हूँ, लोन से कॉल नहीं आ रहे मुझे। ठीक है। ठीक है, पता नहीं उसके वजह से हो रहा है, किसके वजह से मुझे आइडिया नहीं है। बट ये जितने थर्ड पार्टी ऐप्स मैंने रखे हैं ना, मेरे मोस्ट ऑफ इतने स्पैम्स आते हैं, मैं परेशान हूँ। 100 कॉल्स 200 कॉल्स इन अ डे। वही मैं सोचता हूँ डेटा लीक हो कहाँ से रहा। इवन आज के जो +92 वाले फ़ोन आते हैं, आज के टाइम में 10 रुपये का पानी फ्री नहीं है, बट आपको ऐप्स फ्री में यूज़ करने मिल रहा है। क्यों? आपने कभी देखा है? कभी आप देखिए व्हाट्सएप दिखता है, व्हाट्सएप यूजिंग योर लोकेशन इन बैकग्राउंड। आप कहाँ जा, पिज़्ज़ा स्टोर में जा रहे हो, तो सिर्फ अगर सपोज आपके फ़ोन में फेसबुक नहीं है बट आपके फ़ोन में व्हाट्सएप है या इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम भी आपके फ़ोन में नहीं लेना, आपके फ़ोन में अगर व्हाट्सएप है तो वो तो बताएगा ना कि हाँ ठीक है, वो तो मेटा का ही ऐप है ना, तो बताएगा ना कि आप कौन से हट में गए, पिज़्ज़ा हट में गए थे या KFC गए थे, तो पर्सनलाइज ऐड बन जाएंगे आपके लिए। डेटा इज पावर नाउ इन टुडेज टाइम। आज डेटा है आपका पूरा 360 प्रोफाइल बना हुआ है, और हम ही देते हैं डेटा। लो भाई मेरा डेटा लो। तो ऑलरेडी हम इतना स्टडी कर चुके हैं कि दे नो एवरीथिंग अबाउट अस। पहले टाइम में क्या था, आपका नंबर मांगा जा रहा, फिर भी आपको फिजिकल बिल दिया जाता है स्टोर में। क्यों दिया जा रहा है? जब नंबर तो सॉफ्ट कॉपी भेज दो ना, कहीं कहीं हो रहा है, बट मोस्ट ऑफ स्टोर क्या करता है, आपका नंबर लेते हैं लेकिन आपको बिल फिजिकली देते हैं। तो अब तो ऐसे आपके नाम से पूछ के आपका बिल बन जाएगा, नंबर लेने का कोई पर्पज ही नहीं। नंबर इज अ वे टू कम्युनिकेट। ओके, नीरज एज अ नॉर्मल सिटीजन, मतलब मेरा जितना डेटा जा रहा है स्पेसिफिकली, मेरा कितना डेटा किस किस के पास जा रहा है? मैं तो दिन में 10 ऐप यूज़ करता हूँ, फ़ोन यूज़ करता हूँ, 10 जगह जाता हूँ, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जिसको मेटा बोलते हैं, तो मेरा कितना डेटा किसके पास जा रहा है? ये देखिए, एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक सिंपल टर्म में बताता हूँ। कभी आप देखिएगा कि आपने जस्ट 2-4 वीडियोज़ ही देखे होंगे या 8-10 वीडियोज़ देखे होंगे, उसका आपको एक मैसेज आता है कि आपका 50% डेटा एग्जॉस्ट हो गया। अच्छा, बैकग्राउंड में डेटा चलते रहते हैं, तो होता क्या है कि जो डेली एक्टिविटीज़ करते हैं ना, दैट इज स्टोर इन अ फोन इन अ रॉ फॉर्मेट।
जब वो एक कलेक्टिव फॉर्मेट से जब वो अपने सर्वर पे डेटा जब होस्ट हो जाता है तो वो डेटा वहीं स्क्रैप हो जाता है। तो जो डेटा आपका डेली जो जा रहा है तो डेली ओवरराइट हो रहा है, आपका डेटा डेली रीड हो रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी डेली एक्टिविटीज़ हैं, आप किसी को मैप्स का लोकेशन भेज रहे हैं, सामने वाले बंदे को आप कभी कोई नया कॉन्टैक्ट्स आपने ऐड किया, ठीक है, फेसबुक में सजेशन आ जाएगा आपको। हाँ, इवन सिंक का ऑप्शन भी तो आता है कि सिंक योर कॉन्टैक्ट्स, या अगर आप सिंक नहीं भी कर रहे हो, किस सजेशन को किसी लोकेशन पे गए हुए हो हाँ, और वो उस लोकेशन वो भी बंदा आया हुआ है, ये तो मैंने देखा है तो आप यार। सजेशन में दिखेगा वो बंदा। हाँ। तो जियो टैगिंग की वजह से भी होता है, आपका लोकेशन ऑन है सामने वाले का। और गूगल का एक पर्पस है कि जब तक आप अपना लोकेशन ऑफ नहीं करेंगे, और बार आपको नोटिफिकेशन भेजेगा आप लोकेशन ऑन करिए, आप लोकेशन ऑफ कर दिए फिर आपको बोलेगा कि आपको लोकेशन ऑन करना है। हमारे सारे डेटा अमेरिकन सॉफ्टवेयर और वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, वेरियस एजेंसीज हैं, दे आर यूजिंग योर डेटा। अब आने वाले टाइम में तो ये हो रहा है कि मेडिकल डेटाज जो हैं एक जगह स्ट्रक्चर हो जाएंगे फॉर गुड वे, बट जो फ़ोन के डेटा जो हमारे जा रहे हैं, इंस्टाग्राम का ही ले लीजिए। अभी मैं 2 दिन पहले ऋषिकेश में था, हम लोग एक जस्ट रिवर राफ्टिंग करने जा रहे थे, तो हमारे जस्ट सामने एक डेस्टिनेशन वेडिंग चल रही थी। तो हम लोग देखे वहाँ पे सडन एक रॉकेट फटा और कलरफुल बादल फैल गए चारों तरफ। अगले दिन हम लोग जस्ट सोए थे, सुबह उठ के बस हम लोग कैजुअली इंस्टाग्राम चला रहे थे, मेरा एक फ्रेंड चला रहा था, वो सडन देखता है भाई ये और वीडियो हम कल देखे थे ना, ये कल हम लोग वहाँ पे ये सीन हुआ था, तो उसका एक रील आ गया था हमारे सामने। ना हम लोग जानते हैं किसी को ना कुछ, बस हम उस लोकेशन पे थे फिर आ गए यार। तो मतलब और इवन क्या फोन भी हमारी बातें सुनता है, लाइक हाँ लिसनर तो है ही। जैसे कि मैं कभी कभी देखता हूँ, जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट कॉफी, बुक्स, शूज, तो सडनली बाय दिस शूज। आप सिंपल करो, अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा कर लो आप, हाँ, अगले दिन देखना आपको इमोशनल झगड़े वाले सजेशंस आने लगेंगे कि अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो ये मत कीजिए। तो सजेशंस ना पर्सनलाइज्ड हो जाती है, क्योंकि माइक रिकॉर्ड करता था, आपका डेली एक्टिविटी रिकॉर्ड कर। बट यार डोंट यू थिंक इट इज डेंजरस, लाइक इट्स क्वाइट डेंजरस। सोशल अभी नहीं डेंजरस है, आने वाले टाइम जब एआई आ जाएगा पूरी तरीके से फुल प्रूफ हो जाएगा एआई, हाँ, वो एक न्यूरल इंजन बन जाएगा पूरी तरीके से। हालांकि न्यूरल इंजन अभी भी है बट पूरी तरीके से एक्टिव नहीं है, तब एक रोबोट्स को ये नहीं बताना पड़ेगा आप क्या हो। नहीं बट मैं नॉर्मली अगर अभी छोटे स्केल पे बात करूँ तो एक सोशल मीडिया कैसे मेरे लाइफ के डिसीजन को चेंज इम्पैक्ट कर करता रहा है, है। करेक्ट। कि मेरा अगर किसी आपसे झगड़ा हुआ और मुझे वैसे वैसे रील्स आ रही है, देन ऑब्वियसली मेरा अग्रेशन बढ़ रहा है। हाँ ये होता ही है, जब आप झगड़े करो आपको ब्रेकअप वाले के सेल्फ रिस्पेक्ट की बातें आने लगेंगी, बहुत सारी चीज़, तो रिलेशनशिप भी इम्पैक्ट होता है इससे। एनीवन बीट प्रोडक्ट और एनीथिंग, मेरी चॉइसेस कितने अफेक्ट कर रहा है ये। आप अगर सपोज जैसे आप कोई बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको मोटिवेशंस वाले रील्स आने लगेंगे, या आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, डिप्रेस्ड हो रहे हो, तो आपको अलग टाइप का रील्स आने लगेगा, सजेशंस आने लगेंगे। फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, दुनिया सपोर्ट नहीं कर रही, ये सारी चीज़ें होती हैं। और बट इट्स टू डेंजरस। या डेफिनेटली ये एक्चुअली पूरी तरीके से हम लोगों को कंट्रोल कर रहा है। ह्यूमंस आर टोटली कंट्रोल्ड विद दीज डिवाइसेस। आज तो ऐसा हो गया कि आप सुबह उठें सबसे पहले आपका फ़ोन या तो यूट्यूब पे क्लिक होगा या तो इंस्टाग्राम पे क्लिक होगा। सही बात है। एंड दे हैव योर डेली डेटा। आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करूँ वो सब पता है। इसने एक्चुअली हमारे डोपामिन सर्किट्स ही बर्बाद कर दिए हैं। बस आपको कुछ आपको जो चाहिए हाँ। वही दिखेगा। कोई भक्ति इसलिए हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है धीरे धीरे धीरे। हाँ ऑब्वियसली आपका स्क्रीन टाइम उनका इनकम है। आप क्या देख रहे हो वो डेटा बिक रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट ये जो भी नए नए एआई आ रहे हैं, बीट चैट जीपीटी और डीप सीक, अभी इनका तो खाना ही डेटा है। यही है, मैं वही बोल रहा हूँ हाँ। कि आज नहीं है प्रॉब्लम, आने वाले टाइम में जब कोई रोबोट्स में अगर एक न्यूरल इंजन वाला एआई आ गया, एक जनरेटिव एआई आ गई, एक मतलब बहुत सारे एआईज का एक सिंगल फॉर्म आ जाएगा जो चीज़ों को सेंस कर पाएगा, तो फिर सोचिए आपका सारा डेटा उसके पास है। एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम रोबोट्स ट्राई टू कंट्रोल यू। अभी नहीं बट आने वाले टाइम में तो यही हो सकता है ना कि हमारे सारे इमोशंस के पास उसके पास हैं, सारे इमोशंस के डेटा हैं उसके पास। ये कब अच्छा फील कर रहा है, कब उदास फील कर रहा है। अभी जापान में भी एक रोबोट है जो आपका कंपेनियन बन गया है, तो आप ही का डेटा लेके आपको बनाना है। तो इसके रिगार्डिंग होना क्या चाहिए एग्जैक्टली देखे तो अवेयरनेस कुछ नहीं बढ़नी कर सकते चाहिए। आप, और आप कुछ नहीं कर सकते। अब
आज के टाइम में आप खुद इतने ज़्यादा बाउंड हो गए हैं कि रोटी कपड़ा और मकान के बाद एक यू आर मेकिंग मी फील हेल्पलेस लाइक यू नो कि नहीं, ऐसी बात नहीं कि है। एक समुद्र के पीछे एक बोट है जिसमें मैं हूँ। आज के टाइम में अगर मैं ये कहूँ कि आप नोकिया फ़ोन यूज़ कर नहीं करेंगे, ना डेफिनेटली, क्योंकि आप खुद जुड़े हैं ऐसे सेक्शन में कि ये आपका डेली रूटीन का पार्ट है। दिस इज मेकिंग मी पार्ट ऑफ सोसाइटी ना, पार्ट ऑफ अ कल्चर, हाँ, पार्ट ऑफ और आने वाला फ्यूचर भी यही है। तो आप इन सब चीज़ों से कैसे बचेंगे? जस्ट बी अ पार्ट ऑफ इट। यार ऐसा तो अभी नहीं है। टीवीज में भी एक V01D, ओके। इट्स अ काइंड ऑफ एक्सप्लॉइट आ गया है जो आपके डेली डेटा को रीड कर रहा है। जो जर्मनी में अभी बैन हुआ है, जर्मनी ने उसे बैन किया है सारे चाइनीज टीवीज को। टीवी भी डेटा रिकॉर्ड कर रहा है। आप क्या देख रहे हैं, क्या आप कितने बजे तक स्क्रीन टाइम पे रह रहे हैं, तो सारे लॉग्स लेके जा रहा है। माइक्स रिकॉर्ड हो रहे होंगे। कहाँ की कंपनी है ये? चाइनीज कंपनी है वो। चाइनीज तो they have चाइना वाले backbones। बड़े फेमस है। एक तो कैमरा से भी पता नहीं लोगों को ट्रैक कर लेते हैं। आप सफारी ओपेरा ब्राउजर दैट हैज each and every access of user, आप अगर इंस्टॉल कर लिए आपको बहुत डेटा चाइना चला जाएगा। मे भी चाइना के पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो इसराइल से भी अच्छा हो, पर बताया ना हो। Obviously है ही, अभी तो डीसी के लिए आया पर मार्केट क्रैश कर दिया। वही तो कह रहा हूँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ, definitely। चाइना इज पॉसिबिलिटीज है, नेक्स्ट लेवल। बिल्कुल है। तो यार टॉकिंग अबाउट टू समवन लाइक मी जो फोरेंसिक में अगर करियर बनाना चाहता है, यू नो, एंड मुझे कुछ नहीं पता, आई हैव नो आइडिया, तो हाउ टू स्टार्ट? पहले तो आपको बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का लेना पड़ेगा। CS, ओके। हाँ, उसके बाद आप NFSU ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ फॉरेंसिक की ट्रेनिंग होती है। वहाँ आपका कोर्स कंप्लीट हो गया। स्पेसिफिक कुछ कोर्स होता है इसका फोरेंसिक्स का? कोर्स के इसके तो इंस्टीट्यूट्स ही हैं डायरेक्ट। अच्छा। तो वहीं पे जो इनका बेसिक कोर्स है, जो भी पैटर्न है, जो जिस तरीके का पूरा इनका मॉडल्स है, किस तरीके से करना होता है, जो प्रैक्टिकल है या थियोरेटिकल क्लासेस हैं, वैसे ही हैं जो कोर्सेज में हैं उनके जैसे। एंड टॉकिंग अबाउट करियर अपॉर्चुनिटीज़, तो इसमें काफ़ी अच्छा है। ओके। अगर एज अ साइबर फॉरेंसिस्ट आने वाले फ्यूचर में काफ़ी अच्छा है। साइबर सिक्योरिटी, साइबर फोरेंसिक्स, एवरीथिंग। तो ये ग्राफ अच्छे, ये अभी नहीं, आने वाले टाइम में ये ग्राफ चार्ट बहुत आगे एक्सपोनेंशियली ऊपर जाने वाला है, क्योंकि आगे डेटा सिक्योरिटी मेन टारगेट रहेगा। क्योंकि डेटा सिक्योरिटी आपके सबसे बड़ा क्या कहें, तिजोरी कहेंगे, क्या क्या सेफ, हाँ, सही बात हो है। जाएगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? तो वहाँ आपको एक एनालिस्ट लगेगा, एक बड़ी बड़ी कंपनीज भी हायर करेंगी। तो अभी आने वाला फ्यूचर है इसमें बहुत। तो नीरज यार, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग केसेस या फिर स्टोरीज जो आप शेयर करना चाहते हो? जैसे हम लोग एक जंगल में गए थे, एक फैक्ट्री थी, और काफ़ी दूर, लगभग वो हमारे डिपार्टमेंट से 200 किलोमीटर दूर थी, और वो एक जंगल के अंदर थी फैक्ट्री, ओके। वो एक जगह रोलिंग मिल थी, और कोई रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, ना लाइन है ना इलेक्ट्रिसिटी है, और अगर है भी तो एक लिमिटेड टाइम के लिए है। वहाँ हमें 8-10 फ़ोन का बैकअप लेना है या फॉरेंसिक करनी है, तो वो काफ़ी चैलेंजिंग टास्क था हमारे पास। और बहुत सारे मोस्ट ऑफ सिनेरियो केसेस में क्या था, USB केबल डिटेक्ट ही नहीं करना। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि फिर लोकल में किसी आदमी से पता किया कि इसका एक्चुअली अगर हम लोगों को डेटा लेना है, अगर सीज़ नहीं करना तो डेटा तो हमें चाहिए, एंड वी हैव टू रिपेयर इट ऑन द स्पॉट। और अगर नहीं कर पाए देन वी हैव टू सीज़। अगर सीज़ कर ले तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व। अगर नहीं कर पाए तो उसे रिपेयर करना है। फिर हम लोगों ने बहुत सारे सोल्डरिंग आयरन्स और इंस्ट्रूमेंट मंगा के उसके पीछे का पार्ट, वो ऐसे रबड़ मार के वो फ़ोन चला रहा था बंदा, तो उसका बैकअप लेना था, और वो काफ़ी चैलेंजिंग हो गया था हमारे लिए। इसका बैकअप ले कैसे? फिर हम लोगों ने उसका USB का पार्ट लेकर और पीछे उसकी बॉडी को धीरे से खोल के उसको हल्का सा सोल्डरिंग कर दिया हम लोगों ने। फिर उसका डेटा, हम लोगों ने उसको डेटा बैकअप लिया था। तो ये ऐसा चैलेंज था कि अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो ऐसे चैलेंजेस भी आ जाते हैं जो एक्सपीरियंस से आते हैं। रिसोर्सेज क्रिएट करने पड़ते हैं, बस यही होता है और कुछ नहीं है। तो और एक लखनऊ का एक केस था, वहाँ पे एक हम फ़ोन स्पॉट पे और टूटा हुआ है, बेंड हो गया ऐसे। बैंड, अच्छा ठीक है। पूरा डेड फ़ोन था, तो उस टाइम तो फ़ोन का हम बैकअप ले नहीं सकते। वो लगभग सीज होके चला है, और उसके 20 दिन बाद हमें बुलाया गया कि इस फ़ोन का तो बैकअप नहीं है, तो सीज हो क्या है, डेटा बहुत क्रूशियल तोड़ दिया है पूरा। तो हम उसका डिस्प्ले चेंज किया,
डिस्प्ले चेंज किया, जैसे जैसे बोर्ड को थोड़ा सा, बोर्ड डैमेज नहीं हुआ था, बोर्ड ठीक था, तो बोर्ड को पूरा बाहर निकाल के, बैटरी को बाहर निकाल के डिस्प्ले के साथ अटैच, डिस्प्ले तो था नहीं, तो मेरे साथ जो लड़का था उसका एक फ़ोन था, उसका डिस्प्ले हम लोगों ने निकाला। अच्छा, और से 30,000 का डिस्प्ले आ रहा था यार, बहुत महंगा उसका डिस्प्ले हम लोगों ने निकाला, हाँ और उस फ़ोन में कनेक्ट करके उसका डेटा हम लोगों ने निकाला था, बैकअप क्रिएट किया। ओके, और हो गया, हाँ डिस्प्ले चेंज कर दिया। हाँ, डिस्प्ले का पूरा बॉडी से मदरबोर्ड को निकाल के और डिस्प्ले में अटैच करके दूसरे फ़ोन के डिस्प्ले में अटैच करके डेटा रिकवर फिर वापस दिया फ़ोन उसको। फिर वापस बैक करके नहीं जाता वो। नहीं यार, काफ़ी क्रेजी स्टोरीज है, मतलब ये चैलेंजेस आते ही हैं। जैसे CID में दिखाते थे ना कि वो जाके वहाँ पे वो कर रहे हैं। हाँ, डिजिटल फुटप्रिंट्स काफ़ी, अब डेटा चाहिए तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, डेटा चाहिए तो चाहिए। कभी कभी ऐसा हुआ कि हार्ड ड्राइव आ गया और उसको डिटेक्ट कर, उसमें डेटा क्लिक 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 कर रहा है, हाँ, उसका हेड सर्जरी करना पड़ जाता था हमें। हेड सर्जरी क्या होती हाँ, है? मतलब हार्ड ड्राइव होता था, ऊपर से स्क्रू से खोल देंगे आप, अच्छा एक ऐसे हेड होता है, वो ऐसे रीड करता है, मैग्नेटिक हेड होता है। अच्छा, हाँ, जो स्पिन करता है ना, वो एक तरह का प्लेट होता है, और एक ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके वो पिक्सल्स बैठाता है उस पर। अच्छा, तो हेड ना वो कभी गिरने से या डैमेज हो जाता है तो क्लिक साउंड करता है और बनता नहीं है। फिर हम लोगों ने एक डोनर हार्ड ड्राइव मंगाया, सेम साइज, सेम स्टोरेज, सेम कंपनी, उसका मदरबोर्ड और उसका जो हेड है सिर्फ वो प्लेटर रह जाएगा। हेड उठाया, उन्होंने हेड रिप्लेस कर दिया, और आप हेड रिप्लेस भी नहीं कर पाएंगे। इतना टफ है, इट्स टू टफ। कैसे मैं बता रहा हूँ कि 0.01 का गैप, तब ये प्लेट है, दोनों के बीच में ये हेड है, इन दोनों के बीच जो गैप है 0.01 mm का है। डैम, काफ़ी प्रिसाइजली हेयर लाइन जितना गैप रहता है, अगर आप थोड़ा सा कुछ करेंगे तो उसका प्लेट खराब हो जाएगा। कर दिया आपने। उन्होंने हेड सर्जरी कर दी, फिर डेटा रिकवर कर दिया, लगभग 2 TB का डेटा था। ओके, सो व्हाट इज द, ओके टेल अस अबाउट द टफेस्ट केस जो आपने अभी तक सोल्व किया हो फोरेंसिक्स। जैसे एनालिसिस में या फिर डिवाइसेस में, दोनों ही काम है। दोनों में। एक केस था, इट्स अ काइंड ऑफ हवाला केस था, काफ़ी ट्रिकी था, उसमें बहुत सारे डेटाज नहीं थे फ़ोन में डेटाज नहीं है, वो व्हाट्सएप यूज़ ही नहीं किया कभी। यूज ही नहीं किया? हाँ, वो व्हाट्सएप कभी यूज़ ही नहीं करता था। अच्छा, तो एक ऐसा ऐप यूज़ करता था जिसका नाम था कोमेरा। अच्छा, हाँ, वो भी एक दुबई का ऐप है, मतलब दुबई में लोग उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो व्हाट्सएप यूज़ ही नहीं करता था, तो वो जो डेटा था, बहुत लोग क्या होते हैं कि जो फॉरेंसिस्ट होता है व्हाट्सएप देखता है और टेलीग्राम देखता है, बस उसमें डेटा देखा हो गया ख़त्म। एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है जिसमें उसमें भी चैट्स हैं, एंड ऐसा रहा है कि उस ऐप में जो डेटाज थे वो फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर में भी नहीं आ रहे थे, तो मैनुअली एनालाइज करके वो डेटा हम लोगों ने इसमें से निकाला था, एंड वी हैव क्रैक्ड हवाला केस। वाह। एंड टॉकिंग अबाउट, अगर डिवाइस की बात करें, अगर डिवाइस की बात करें तो एक काफ़ी यूनिक पेन ड्राइव मिला था हमें। पेन ड्राइव, हाँ, लोग यूज़ करते हैं आज भी पेन लाइव ड्राइव। पेन ड्राइव कहते हैं। अच्छा, हम वो स्पॉट पे गए तो एक लैपटॉप रखा हुआ है, उसको चालू कर तो डॉस खुल जा रहा है, होता है ना, बायोस खुल जा रहा है, उसमें वो कोई OS नहीं है। तो जब वो देखे कि उसको इसका एक पेन ड्राइव के बगल में 2-4 पेन ड्राइव रखे, तो पेन ड्राइव लगा के चेक करते हैं, चेक करना होता है, तो एक पेन ड्राइव ना डिटेक्ट नहीं कर रहा, तो साउंड कर रहा है बट उसमें कुछ दिख नहीं था। हम लोग प्रॉपर्टीज़ में गए तो अनअलोकेट किया हुआ है, लेकिन उस पर कुछ डेटा पार्टीशन किया हुआ लेकिन दिख नहीं रहा। तो इसको ना सारी एक बूटेबल पेन ड्राइव है, तो उस पेन ड्राइव को हमने लगाया और उसी सिस्टम से बूट किया हम लोगों ने। जैसे उसको उन्होंने बूट किया तो एक नया विंडोज़ खुल जाता है। अच्छा, जो उस पेन ड्राइव में ही विंडोज़ है, पेन ड्राइव उसमें C ड्राइव, E ड्राइव, पेन ड्राइव में बना, उसको लाइव पेन ड्राइव बोलते हैं। लाइव CD, लाइव पेन ड्राइव, मतलब वो इटसेल्फ अ विंडोज़। अच्छा, हाँ, वाह, उसमें सारे डेटाज थे, और वो सिस्टम बस ऐसा बोलता है ना कि कुछ है नहीं उसमें, खाली है, वैसा वो था। तो वो ऐसा एक था कि एक एनालिटिकल पार्ट हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट फाइंडिंग था कि ये ऐसा भी होता है कि लोग पेन ड्राइव में ही सब कुछ रख रहे हैं डेटा, और इस तरीके से रखेंगे तो पता ना चले, और वो आप रीड नहीं कर सकते, लाइव पेन ड्राइव का डेटा आप रीड नहीं कर सकते। वो एक इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है। वो जब बूट होगा तो बूट फ्रॉम USB तो विंडोज़ बोर्ड हो जाएगा। आजकल तो मोस्ट ऑफ द केसेस लाइक ऐसे सॉल्व होते होंगे, डेटा एंड ऑल, क्योंकि
डेटा इज एवरीथिंग। हाँ अभी वो जो सीआईडी में दिखाते जाके फिजिकली पूछता ओके दैट इज आल्सो देयर, बट ये जो डेटा है कि हर किसी का फोन का आपके पास एक्सेस है, तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। अभी जैसे अभी देखिए डिपार्टमेंट का तो इन हाउस फॉरेंसिक्स होता है, ईडी का भी अपना इन हाउस फॉरेंसिक्स होता है, समटाइम्स दे हायर फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स या अदर फॉरेंसिक कंपनीज। तो उन लोग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। साइबर क्राइम का जो आप कभी इंफ्रा देखेंगे काफ़ी डिफरेंट होता है कंपेयर टू अदर फॉरेंसिक्स। दे हैव लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। तो वहाँ केसेस काफ़ी आसान है, सॉल्व हो जाती है। और भी बहुत सारे रीज़न है ना वहाँ, तो 2 थप्पड़ लगाया तो बाकी खुद ही बोल देगा कहाँ डेटा बचा हुआ है, सारी चीज़ें बता देगा। हाँ सही, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, जो डेटा है एविडेंस है, डिवाइस की इंटीग्रिटी है, बतानी होती है बस। एंड टॉकिंग अबाउट यू, तो व्हाट इज योर मिशन एंड विजन अभी क्यूब को लेके एंड बीट फॉरेंसिक्स? ऐसा है कि मैं सोच रहा हूँ कि अब इसको आगे तो बढ़ाऊँ, नेशनल लेवल पे लेके जाऊँ और पैन इंडिया कर लूँ। तो धीरे धीरे हम लोग कोशिश भी करें, हमारी टीम भी काम करी। पहले हमारे पास 2 टीम थी, फिर 10 हुई, फिर हमारे पास 20 टीम्स हैं। अभी टोटल 20 लोग हैं हमारे यहाँ काम करते हैं। तो अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे देखिए आगे जैसा काम बढ़ेगा। एंड टॉकिंग अबाउट योर पीयर ग्रुप, तो और भी पीयर कंपनीज, तो टेल अस अबाउट सम कंपनीज जो, एंड व्हाट इज द नंबर, लाइक यू गाइस आर मेकिंग गुड मनी। वो हाउ कैन आई से पब्लिकली, आप तो समझ ही रहे हैं, बट जस्ट आइडिया लाइक है मतलब 7-8 कंपनीज हैं जिनको हम लोग साइबर ऑडिट, जिनकी साइबर और बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। साइबर ऑडिट क्या होता है? साइबर ऑडिट एक तरह का जैसे फाइनेंशियल ऑडिट होता है ना, वैसे साइबर ऑडिट होता है। साइबर ऑडिट में सिस्टम्स का ऑडिट होता है कि आपका सिस्टम परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं, कोई पोर्ट खुला है कि नहीं, कोई ट्रोजन तो नहीं है, या फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत है, तो ये हैकेबल है कि नहीं है। तो पेन टेस्ट होता है, काइंड ऑफ शील्ड है। हाँ, तो आपको ऑडिट कराना पड़ता है। फिर आपको बताया जाता है कि ये सिस्टम में प्रॉब्लम है, ये आपका आउटडेटेड सर्वर है। तो फिर उसमें एक पैटर्न होता है कि कैसे करना है, फिर रेमेडिएशन बताया जाता है। फिर वो अब उनके ऊपर है कि वो करें नहीं करें, बाकी यहाँ तक हमारा ही काम होता है साइबर ऑडिट करना। हाँ, इंफ्रा हैंडल करना। तो इसमें फ्यूचर है? हाँ, इसमें भी करियर है। साइबर सिक्योरिटी तो बहुत बड़ा करियर है। कंपटीशन भी है, ऐसा नहीं है, बट क्वालिटी नहीं मिलती है। अच्छा। एक्चुअली बहुत सारे जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, उनका एक ही टारगेट हो गया, फायरवॉल सेल कर दो। फायरवॉल होने के बावजूद भी रैंसमवेयर अटैक हो जा रहे हैं। तो कहने के लिए बहुत सारे लोग लगा तो रहे हैं, लेकिन आपको एक ऐसा ऑडिट कराना बहुत कंपलसरी है। ओके। हाँ नहीं यार नीरज, मतलब यू आर डूइंग गुड वर्क इन दिस एंड आई थिंक कि वी नीड अवेयरनेस रिगार्डिंग दिस। तो आई विश यू द वेरी बेस्ट टू यू एंड क्यूब टू। तो एट द एंड आप कुछ मैसेज देना चाहोगे? बेसिकली मेरा यही कहना है कि जो डेटाज हैं काफ़ी सिक्योर होने के बावजूद भी सिक्योर नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कुछ ऐसे डेटा है जो आप नहीं रखना चाहते तो उसे क्लिक ही ना करें। ओके। मेरा यही सजेशन रहेगा। हाँ। और जो अनऑथराइज एप्स हैं, थर्ड पार्टी एप्स हैं, उन्हें ना ही इंस्टॉल करें तो बेटर। एंड किसी को फ़ोन फिजिकल एक्सेस ना दे। हाँ, फ़ोन तो फिजिकल एक्सेस किसी को देना ही नहीं चाहिए, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है जो काफ़ी ज़रूरी है कि। एंड किसी अननोन लिंक्स पे क्लिक ना करे। हाँ, अननोन लिंक्स तो काफ़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी अननोन लिंक्स पे भी अगर आप जाते हैं तो एडवेयर इंस्टॉल हो जाता है। नॉर्मली मतलब जो मेरे पापा टाइप के लोग जो फ़ोन यूज़ करते हैं ना, दे आर नॉट वेरी अवेयर अबाउट टेक एंड एवरीथिंग की, मतलब जो जिनकी उम्र 40 से 50 के आसपास है, जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करना जानते हैं, बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट द टेक एंड क्लिक कर देते हैं। जैसे अगर कोई अननोन नंबर से किसी ने, जैसे मेरी जैसे मान लो कि मेरा यूट्यूब एपिसोड है, किसी ने एक लिंक बनाई, उसके ऊपर मेरी फोटो डाल दी एंड मेरे पापा को भेज दिया, एंड देन मेरे पापा देखेंगे ये तो मेरे बेटे का एपिसोड है, उस पर क्लिक कर दिया। तो उनके रिगार्डिंग आप थोड़ा सा बताओ। पहले तो आपके ट्रस्टेड रिसोर्सेज से तो ऐसे कोई लिंक्स आएंगे नहीं। अगर अननोन लिंक्स आते हैं तो उसमें बहुत सारे, बट मेरी फोटो डाल देना ऊपर की यूट्यूब, जैसे मेरा यूट्यूब थंबनेल है और नीचे यूट्यूब तो अब क्या है कि ये तो पहले हमें अवेयर कराना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप किसी को कैसे रोक सकते हैं। व्हाट्सएप ऐसा कोई फीचर देता ही नहीं। हाँ, ब्लॉक का ऑप्शन देता है कि ब्लॉक अननोन
जो लोग होते हैं, जो अननोन नंबर्स हैं, उनको ब्लॉक कर सकते हैं। तो आपके सेटिंग्स में ऑप्शन है, उसको आप ब्लॉक करके रखें तो अननोन जो मैसेजेस आते हैं, जॉब के लिए आते हैं या इमेजेस के लिए आते हैं। मेरा एक पर्सनल रिकमेंडेशन है, कोई भी थर्ड पार्टी लोन ऐप प्लीज़ इंस्टॉल मत करिए। ओके। They are stealing your data. They are giving you 5,000, 6,000 or something, 20,000, 40,000. I have seen many cases कि उन्होंने गलती से अपना डेटा, मतलब वो 20,000 का उनको लोन चाहिए तो दे दिए। अब वो बोलते हैं कि इंटरेस्ट टाइम पे करो, नहीं पे करो, तो उनका तो सारा इमेजेस उनके पास रहता है। दैट ऐप हैज़ दिस स्टोरेज एक्सेस। आपने न्यूज़ में बहुत सारे देखे होंगे कि लोगों का फिर क्या करते हैं वो लोग, AI ऐप के थ्रू उनका जो चेहरा है किसी और बॉडी के साथ अटैच करके उनको ब्लैकमेल करते हैं और उनके कॉन्टैक्ट्स को भेज देते हैं कि देखो ये पैसा लिया है या ये गलत काम कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे विक्टिम बन जाते हैं लोग। तो प्लीज़ बाहर के किसी भी ऐप्स को इंस्टॉल ना करें, लोन भी किसी अनट्रस्टेड ऐप से ना लें। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। ओके नीरज, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर लर्निंग्स, इनसाइट्स। एंड आई थिंक फॉर मी काफ़ी ज़्यादा लर्निंग था, क्योंकि मैंने भी काफ़ी टर्म्स सुनी भी नहीं थी एंड आई डिडंट हैव एनी आइडिया अबाउट फोरेंसिक्स, बट आई थिंक मुझे खुद काफ़ी कुछ सीखने को मिला। नहीं, मेरा एक बुक भी लिखा हुआ है। अच्छा, द फॉरेंसिक हैंडबुक। पब्लिश्ड है ये? अभी पब्लिश मैंने किया नहीं है। अच्छा। मैं अभी बस ब्यूरोक्रेट्स को ही दे रहा हूँ बुक्स। तो इट्स अ फॉरेंसिक हैंडबुक। ओके। उसमें ये लिखा हुआ है कि क्या कॉमन प्रॉब्लम्स फेस किए जा रहे हैं स्पॉट पे, ठीक है। और कहाँ क्या मिस्टेक है, और उस चीज़ों में क्या क्या चीज़ें बहुत सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे पॉइंट्स है उसमें, और पूरा एक वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी है, एनालिसिस का भी पार्ट दिया हुआ है, कैसे आप एनालिसिस कर सकते हैं डेटा। तो बस उसे अभी पब्लिश नहीं किया है मैंने। कर दीजिए यार, आई थिंक अच्छी जाएगी। नहीं, ठीक है। एक्चुअली बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि बहुत सारे इसके स्ट्रक्चर और बहुत सारे इसके पिलर्स, थंब रूल्स नहीं पता बहुत लोगों को। जैसे मैंने आपको फैराडे बैग ही बताया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अभी मैंने उस बुक में लिखी है, बहुत जल्दी पब्लिश हो जाएगी। पब्लिश करना और मुझे भिजवाना भी सही मैं करूँगा। ठीक है यार, थैंक यू सो Okay, thank मच। you so यहीं much. पे रैप अप करते हैं ना? ठीक है, थैंक यू। ठीक है। ठीक है।